तो आज हम पढ़ेंगे सीओपीडी के बारे में। सीओपीडी रेस्पिरेटरी डिजीज का पार्ट है जो किस में आता है, लोअर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन के अंदर। सीओपीडी की फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलना है सीओपीडी। इसका दूसरा नाम क्या है? COLD। इसका मतलब है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के भी नाम से जानते हैं। उसका थर्ड नाम क्या है, कोई बताएगा? क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन। ये तीनों मतलब सीओपीडी के बारे में है। अगर इन तीनों में से कुछ ही पूछते हैं तो मतलब सीओपीडी के बारे में बोलते हैं। अब बात आती है सीओपीडी होती क्या है, ये लिख लिया सबने? सीओपीडी होती क्या है? सीओपीडी इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज। एक सिंगल प्रॉब्लम की वजह से सीओपीडी नहीं होता। सीओपीडी दो डिजीज कंडीशन को मिला के बोला जाता है। पहली कौन सी है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइजीमा। जिनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है ब्लू ब्लोटर एंड पिंक पफर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाम हमें पता रहने चाहिए और इनका रीजन पता नहीं चाहिए कि ये बोलते क्यों है इनको। तो सिंपल सा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, जो लार्ज ब्रोंकाइज होती हैं, ये उसका अफेक्ट मतलब उसको ये अफेक्ट करता है सबसे ज्यादा। और जो डिस्टल ब्रोंक्योल्स होंगे, ब्रोंकाई होंगे, ये उसको अफेक्ट करेगा एम्फाइसीमा। इसलिए क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन देखी जाती है। पहले आप समझ लीजिए, बाद में लिखेंगे, सब एक साथ लिखवा दूंगा, पहले पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को ब्लू ब्लोटर से नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन, साइनोसिस देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, ठीक है। वो पेरिफेरल भी हो सकता है और सेंट्री भी हो सकता है, अब डिपेंड करता है सीवियरिटी कौन सी है। वैसे तो वो सिम्टम एम्फाइसीमा भी देखने को मिलते हैं, बट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में सबसे पहले पेशेंट को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है, देन उसके बाद एम्फाइसीमा में कन्वर्ट हो जाएगा अगर ट्रीट नहीं करेंगे। इसलिए अगर ये दोनों कंडीशन देखने को मिलती है तो सीओपीडी कहलाती है, ठीक है जी। और एम्फाइसीमा में पिंक पफर क्या होता है? जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो ब्रेन को लगता है कि भाई हमारी शरीर की कैपेसिटी है ही नहीं ऑक्सीजन कैरी करने की, तो वो पॉलीसाइथीमिया करने लगता है, यानी इंक्रीज आरबीसीज, ब्लड का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। तो इसलिए पेशेंटों में आरबीसी बढ़ जाती है, तो पाम देखेंगे रेडनेस देखने को मिलेगी, सिक्स लाल देखने को मिलेगा, कान वगैरह लाल देखने को मिलेंगे, तो वो पॉलीसाइथीमिया की वजह से है। अब ब्रेन ने तो अपना काम कर लिया, बट वो इनेबिलिटी क्या है, हमारे लंग्स की है। जब लंग्स की इनेबिलिटी है, वो गैस एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है, तो उससे क्या होता है, ब्रेन ने अपनी तरफ से कोशिश करी है, बट मेनली एम्फाइसिस में होता क्या है, जो एल्वुलाइज की इलास्टिसिटी है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। एक इलास्टेज एंजाइम होता है जो इलास्टिन प्रोटीन को डैमेज कर देता है, डिमिनिश कर देता है और खा जाता है। एक नॉर्मल सी समझने वाली लैंग्वेज में समझेंगे, इलास्टेज जहां पे भी एज लग गया वो एंजाइम होगा। इलास्टेज एंजाइम इलास्टिन प्रोटीन को डैमेज कर देता है, यानी एल्वुलाइज के पास इलास्टिन प्रोटीन की कमी की वजह से वो अपनी इलास्टिक एंड रिकॉइल कैपेसिटी को खो देता है, जिस वजह से एल्वुलाइज
डैमेज हो जाती हैं और वो स्पेस एक डेड स्पेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और वहां पर गैस एक्सचेंज नहीं होती। तो जिसका मतलब क्या है, उस अफेक्टेड पार्ट का वर्कलोड दूसरी एल्वोलाइज पे चला गया। जहां पर पहले एल्वोलाइज सपोज एग्जांपल के तौर पे 1 सेंटीमीटर डायलेट हो रही थी और रिकॉइल हो रही थी, एग्जांपल 1 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा होता है, वो अब 1 सेंटीमीटर की जगह और 1.5 होगी, क्योंकि उस दूसरे एल्वोलाइज का वर्कलोड तो इस पर आ गया। अब और स्पीडली दूसरी एल्वोलाइज डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जहां पहले डायलेट 1 सेंटीमीटर होती है अब ये 1.5 सेंटीमीटर होगी, तो इसको और ज्यादा इलास्टिन प्रोटीन चाहिए वापस आने के लिए, फर्दर ये भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर बाद में पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा, और अगर ट्रीट नहीं किया गया तो रेस्पिरेटरी फेलियर, पेशेंट की डेथ। इस कंडीशन में पेशेंट के बेड साइड हमेशा वेंटिलेटर को रेडी रखता है, ठीक है। और बात आती है ऑक्सीजन थेरेपी की। सीओपीडी के अंदर ऑक्सीजन थेरेपी हम 1 से 2 लीटर तक नेजल प्रोंग से स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म हमारी ऑक्सीजन थेरेपी रहेगी। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन थेरेपी किस डिवाइस से देंगे, तो नेजल प्रोंग से देंगे। और नेजल प्रोंग का जहां पर नाम आ गया तो समझ लें प्रिसाइज और लो फ्लो रेट में देना है। ये नहीं कि तुम 6-7 पे दोगे, 6-7 पे नहीं देना है, 1 से 2 लीटर पर मिनट से स्टार्ट करेंगे। तो 15 से 16-20 घंटे तक पेशेंट की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब बोलो कि इस क्वेश्चन आ रहा कौन में, सर 1 से 2 लीटर ही क्यों देते हैं, ज्यादा क्यों नहीं देते, रीजन बताओ। किसी के दिमाग में आया ये बात? नहीं आएगी तो आप ले आओ, ठीक है। देखो ब्रेन में होता है एक हाइलम इफेक्ट, HILUM। हाइलम इफेक्ट एक तरह का इफेक्ट है जब ब्रेन को लगता है कि ऑक्सीजन मेरे पे बहुत सारी है, पूरी पर्याप्त मात्रा में, इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रहा है मेरे को, तो ब्रेन एफर्ट करना छोड़ देता है, शरीर को सिग्नल देना छोड़ देगा। हमारे पोन्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो सिग्नल देना छोड़ देगा कि भाई इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन, फुल ऑक्सीजन हवा आ रही है, तो अपना एफर्ट कम कर दो। जब अपना एफर्ट शरीर कम कर देता है ना, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में चला जाता है पेशेंट उस टाइम। तो वो एक खतरनाक कंडीशन है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए CO2 चाहिए होता है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है। तो थोड़ा सा अमाउंट CO2 का भी रहना चाहिए एक प्रिसाइज वे में, कि हाँ भाई एक्टिवेट रहेगा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ताकि सांस लेता रहे, समझ गए। इसको बोलता है हाइलम इफेक्ट। तो टू अवॉइड द हाइलम इफेक्ट वी स्टार्ट ऑक्सीजन ऑन 1 to 2 लीटर ऑन नेजल प्रोंग, द पेशेंट हु सफर्ड फ्रॉम COPD। समझ गए ये सब? अच्छा जी, तो लिखें इसके बारे में, फिर एम्फाइसीमा के बारे में पढ़ेंगे, COPD के बारे में लिखेंगे सब। दिस इज द इरिवर्सिबल कंडीशन, दिस इज द इरिवर्सिबल कंडीशन। COPD के बारे में बता रहे हैं, दिस इज इरिवर्सिबल कंडीशन। इरिवर्सिबल क्यों बोला? ये ठीक नहीं होती है, हम रोक सकते हैं बट प्रीवियस हेल्दी कंडीशन में नहीं ला सकते हैं। डिजीज की सीवियरिटी को हम रोक सकते हैं पर पहले की तरह स्टेब्लिश नहीं कर सकते, रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है? इट इज इरिवर्सिबल कंडीशन ऑफ द लंग्स। इट कैन बी क्योर्ड बाय द सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, इट कैन क्योर बाय द सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। अच्छा एक चीज और, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कब बोलेंगे कि पेशेंट को कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया? क्योंकि शुरुआत कुछ कुछ ऐसे एक्यूट कंडीशन भी होती है तो सेम सिम्टम्स देखने को मिलेंगे पेशेंट में, बट हम उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस नहीं बोलेंगे। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब ये है, कोई भी एक स्पेसिफिक सीजन मान लो, एक वेदर मान लो, मेनली ये विंटर सीजन में देखने को मिलता है, 3 महीने तक सेम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का एपिसोड कंजिक्यूटिवली 2 साल तक रहे, सेम टाइम, सेम मंथ और सेम कंडीशन, तो उसको हम बोलेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, समझे। यानी विंटर सीजन में किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, म्यूकस सिक्रेशंस बहुत ज्यादा हो रहा है,
सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसको सारे ब्रोंकोडायलेटर, बीटा ब्लॉकर वो सब दिए, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए, रिलीफ मिल गया। फिर नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा सेम मंथ में सेम कंडीशन, मेनली अगस्त, ये विंटर सी नवंबर दिसंबर में ओल्ड एज पर्सन में देखने को मिलती है। तो अगर ऐसा कंसेक्यूटिवली 2 ईयर तक सेम एपिसोड हो रहे हैं और सेम इंटेंसिटी के साथ हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। समझे? अब जब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस नहीं ट्रीट होगा तो उसमें एम्फाइसीमा के भी सिम्टम्स आ जाएंगे। ठीक है, जब वे सिम्टम आ जाएंगे तो उसको सीओपीडी बोल देंगे। द ग्रुप ऑफ टू डिजीज ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड द एम्फाइसीमा। ठीक है जी। तो इसके आगे हिंट लिख लेना। द सीओपीडी इज caused by two disease condition, या COPD is the combination of two disease condition। ये लिखिए, फर्स्ट इज chronic bronchitis, also known as blue bloater, और ब्लू ब्लोटर के आगे ब्रैकेट में लिख देंगे साइनोसिस, हिंट के लिए, ताकि जहां पर ब्लू ब्लोटर पढ़े तो साइनोसिस समझ में आ जाए, क्योंकि साइनोसिस का कलर ही ब्लू है इसलिए इसको ब्लू ब्लोटर बोला गया है। सेकेंड इज एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा इज पिंक पफर, एंड पिंक पफर के साइड में लिख देंगे पोलीसाइथीमिया। लिख लिया? अब लिखेंगे रिस्क फैक्टर। अब रिस्क फैक्टर क्या है कि कौन कौन इसके रिस्क फैक्टर में आता है, कि किस किस को सीओपीडी हो सकती है, हु आर मोर प्रोन टू डेवलप सीओपीडी और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। तो लिखेंगे पहला स्मोकिंग, स्मोकिंग के साइड में लिख देंगे 90%। 90% केसेस में स्मोकिंग इज द रीजन ऑफ सीओपीडी। स्मोकिंग क्यों है रीजन? क्योंकि ये सीलियरी मूवमेंट रोक देता है किसकी, हमारे ब्रोंकाई की, अपर रेस्पिरेटरी की, जिसकी वजह से म्यूकस एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाता वो पेशेंट, और वहां पर वो म्यूकस जम जाता है। ब्रोंकिएक्टेसिस एक कंडीशन है, ब्रोंकिएक्टेसिस, जिसमें थिक म्यूकस होता है, हार्ड टू रिमूव, और वहां पर उस ल्यूमन में ब्रोंकिएक्टेसिस हो गया तो उसके आगे चल के वो गैस एक्सचेंज नहीं हो पाती और ल्यूमन नैरो हो जाता है, ये भी कह सकते हो आप, और डिमिनिश्ड वहां पर गैस एक्सचेंज होगी। ठीक है, तो स्मोकिंग का रीजन पता लग गया क्यों है स्मोकिंग। सेकंड लिखेंगे एयर डस्ट पोल्यूशन, एयर डस्ट पोल्यूशन। हमारे एल्वेलाइज में मैक्रोफेजिक सेल पाए जाते हैं, क्या है उसका नाम? डस्ट सेल। ठीक है, इज ए टाइप ऑफ स्कैवेंजर सेल। स्कैवेंजर सेल भी एक टाइप का मैक्रोफेजिक सेल है जो कि लंग्स में ही मिलता है। लंग्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में इसका नाम चेंज होता है। एल्वेलाइज में डस्ट सेल रहेगा, बाकी अदर एरिया में ये स्कैवेंजर सेल रहेगा। ठीक है, अब इसमें रीजन क्या था? पोल्यूशन एंड डस्ट। भाई लिमिटेशन होती है हर चीज की, कब तक वो डस्ट सेल काम करेगा, कब तक वो मैक्रोफेजिक सेल काम करेंगे? जब सबसे बहुत ही ज्यादा मैक्रोफेजिक सेल जब इस पोल्यूटेड एयर के साथ एंगल्फ करते हैं, रिएक्शंस होते हैं, तो एक टाइम होता है, उसके बाद एक्सपोजर आने के बाद हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, इन्फ्लामेशन रेस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है, और बाद में वही सिम्टम म्यूकस सिक्रीशंस, नैरोइंग ऑफ द एयरवेज, ये सब हो जाते हैं। तो सेकंड रीजन ये है इसका। थर्ड है एंटीट्रिप्सिन, अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अल्फा
ये भी मेन कोज है। ये ज्यादातर एम्फाइसीमा करता है। अगर इस एंजाइम की कमी हो गई, इस एलिमेंट की कमी हो गई हमारे शरीर में, तो क्या होगा, एम्फाइसीमा होता है। मेनली अल्फा एंटीट्रिप्सिन क्या करता है, ये क्या करता है, एक प्रोटेज एंजाइम होता है। ये इसके लेवल को डिक्रीज करके रखता है। जब तक अल्फा एंटीट्रिप्सिन रहेगा, प्रोटेज एंजाइम भी कम रहेगा, इसको ये सप्रेस करके रखेगा। प्रोटेज एंजाइम सिक्रीट करता है इलास्टेज एंजाइम। इलास्टेज एंजाइम यानी दोनों एक दूसरे के सेम, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। जब तक ये सिक्रीट होगा शरीर के अंदर, ये इसके लेवल को कम करके रखेगा। जब ये कम रहेगा तो इलास्टेज एंजाइम भी कम रहेगा। सपोज इसकी डेफिशिएंसी हो गई, अल्फा एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हमारे शरीर में हो गई है, तो क्या होगा, प्रोटेज एंजाइम इंक्रीज हो जाएगा। प्रोटेज एंजाइम इंक्रीज होने की वजह से इलास्टेज एंजाइम बढ़ा देगा। उसके बाद क्या होगा, ये अफेक्ट करेगा इलास्टिन प्रोटीन। ये किस पर इफेक्ट करता है, इलास्टिन प्रोटीन। जब इलास्टिन प्रोटीन डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा तो एल्वेलाइज की इलास्टिसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, जिस वजह से बाद में वो अपना गैस एक्सचेंज की कैपेसिटी वो खो देगी और लीड्स टू एम्फाइसीमा। तो वो एम्फाइसीमा में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ गए सभी? तो सबको रीजन भी पता लग गया होगा। अब जब हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे इसका, तो मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट आएगा, तो इलास्टेज एंजाइम पेशेंट को अल्फा एंटीट्रिप्सिन थेरेपी भी दे सकते हैं, मेडिसिन भी दे सकते हैं ताकि ये कम ना हो। ये देंगे तो ये ऑटोमेटिकली कम कर देगा। स्मोकिंग है, हेल्थ एजुकेशन में हम स्मोकिंग हटा देंगे पेशेंट की, ठीक है। और पेशेंट के दूसरा रीजन एयर डस्ट पोल्यूशन, जो कौन से फैक्टर होते हैं पेशेंट के, जैसे वो काम करता है ग्लास फैक्ट्री में, है ना, कॉटन फैक्ट्री में, तो उसके वो हैजार्ड रिमूव करेंगे, बोलेंगे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कहते हैं उनको। पेशेंट को बोलेंगे भाई वहां पर काम नहीं करना है या फिर अवॉइड करना है, फर्दर वो मैनेजमेंट होगा, ठीक है। अब समझते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी कि सीओपीडी एंड एम्फाइसीमा कैसे कैसे सिस्टमैटिक वे में होता है। ये पहला क्या है, ड्यू टू द इटियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर। अब रिस्क फैक्टर क्या थे, स्मोकिंग, ठीक है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, ठीक है, ये मेन इसके रिस्क फैक्टर कह सकते हो, क्योंकि बाद में लॉन्ग टर्म में होने वाली कंडीशन है। इससे क्या हुआ, रिस्क फैक्टर से एबनॉर्मल इन्फ्लामेशन ऑफ द एयरवे। जब इसका इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा, फर्दर नैरोइंग ऑफ द एयरवे। वो नैरो क्यों होगा, जो उसकी म्यूकोसल लाइनिंग होगी वो थिक हो जाएगी, क्योंकि म्यूकोसल लाइनिंग ही उसका तो म्यूकोस सिक्रेट करती है। ये रीजन है, म्यूकोसल लाइनिंग थिक हो जाएगी।
अब यहां से ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एक वो जो लार्ज एयरवे को अफेक्ट करता है, एक वो जो स्मॉल एयरवे को अफेक्ट करता है, यानी डिस्टल एयरवे। क्योंकि डिस्टल एयरवे में ही डिस्टल जो पार्ट होगा हमारे लंग्स में, डिस्टल एरिया जो पेरिफेरल होता है, उसमें हमारे स्मॉल ब्रोंक्यूल्स देखने को मिलते हैं, छोटी छोटी तुम्हारी रेस्पिरेटरी डक्ट देखने को मिलेगी, एल्वलाइज देखने को मिलेगी, तो वो अफेक्ट एक साइड होंगी, और जो दूसरी लार्ज एयरवे ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई, वो तुम्हारे एक साइड अफेक्ट होंगी, यानी ब्रोंकाई लार्ज होंगी, ब्रोंक्यूल्स छोटे होंगी। तो मेनली ब्रोंकाई क्या की अफेक्ट, स्मॉल एयरवे। अब ये क्यों अफेक्ट करती है, देखो जो फर्दर नैरोइंग होती है ना, जो हमारा लार्ज एयरवे, वहां पर गोबलेट सेल सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए वो म्यूकस सिक्रीट कर देती है। और जो स्मॉल एयरवे है ब्रोंक्यूल्स, उसमें गोबलेट सेल बहुत कम होते हैं या देखने को नहीं मिलते, जिस वजह से वहां पर क्या होता है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस नहीं होती, वहां पे स्कार टिश्यू टेंडरनेस बन जाती है। बॉडी तो अपना काम करेगी, एंटीजन एंटीजेनिक रिएक्शन करेगी, वहां पे इन्फ्लामेशन नहीं करेगी, उस टिश्यूज डैमेज हो जाएगा और नेक्रोज होके स्कार टिश्यू टेंडरनेस बन जाती है। जैसे चोट लगती है हाथ में कहीं पर भी, एक लेयर बन जाती है स्कार टिश्यू, ऐसे ही लंग्स के अंदर डिस्टल एयरवे के अंदर फर्दर डैमेज रिपीटेड एपिसोड के जब होता है, तो शरीर का हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। वहां पे गोबलेट सेल नहीं होता है, तो शरीर को क्या लगता है वो डैमेज हो चुकी है, वहां पे स्कार टिश्यू बन जाता है। बाद में चल के जब स्कार टिश्यू बनता है वो यूजलेस होता है, वो पार्ट है बस, वहां पे वो किसी काम का नहीं रहेगा, तो वो उसको फिर मतलब अफेक्टेड एरिया बन जाता है, वहां पे गैस एक्सचेंज नहीं होती, डिमिनिश रहेगी हमेशा। और ये अफेक्ट द लार्ज एयर में, यहाँ पे गोबलेट सेल रहेंगे, गोबलेट सेल की वजह से म्यूकस प्रोडक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, म्यूकस सिक्रीशंस होगा, पेशेंट को बलगम ज्यादा आएगा, खांसेगा, वो सब बाहर निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। तो यहाँ पे अफेक्ट द लार्ज एयर में लिखेंगे इंक्रीज नंबर ऑफ गोबलेट सेल, इसमें क्या होगा, इंक्रीज जब गोबलेट सेल के ज्यादा नंबर होंगे, बार बार ये चीजें आएंगी इसके संपर्क में, ऐसे कांटेक्ट में, तो ये स्वेल हो जाएगा, इन्फ्लेम हो जाएगा। जब इन्फ्लेम हो जाएगा तो म्यूकसल लेयर भी उसकी इन्फ्लेम हो जाएगी, जब इन्फ्लेम हो जाएगी तो क्या होगी, नैरो हो जाएगी। जब नैरो हो जाएगी तो पेशेंट के अंदर कौन सी साउंड देखने को मिलेगी, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन बताया था मैंने, वीजिंग साउंड देखने को मिलेगी। अस्थमा में कब देखने को मिलती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर इंस्पिरेशन के टाइम वीजिंग साउंड देखने को मिलेगी, और अस्थमा के अंदर एक्सपिरेशन के टाइम। इंस्पिरेशन में क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि लार्ज एयरवे में इन्फ्लेमेशन ज्यादा है, उसका ल्यूमन और छोटा हो गया है, तो रेसिस्ट होके जाएगी और ज्यादा हवा, पेशेंट सांस ही नहीं ले पाएगा। इसलिए तो बोलते हैं एयर फ्लो लिमिटेशन डिजीज, बताया ना, क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन डिजीज, सीओपीडी का मतलब। तो ये इसी वजह से, जब पेशेंट सांस ही नहीं ले पाएगा अंदर, तो क्या होगा, वो CO2 कैसे बाहर निकालेगा, जब इनटेक ही कम है तो CO2 तो एक तरह से इकट्ठा होता रहेगा। तुम लिमिटेड डिमांड है 100 की, तुम ले रहे हो 50 ले ली, 50 बाहर निकालोगे, बाकी जो पीछे का बैकफ्लो 100 का वो कैसे बाहर निकलेगा, वो फर्दर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड फर्दर बाद में कंपनसेटरी मैकेनिज्म हमारा शरीर अडॉप्ट कर लेता है, रेस्पिरेटरी के बाद मेटाबॉलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड सिक्रीट होने स्टार्ट हो जाएंगे, एनाएरोबिक वर्क करने लगते हैं हमारी मसल्स, हमारे टिश्यूज, उनको लगता है भैया ऑक्सीजन की कमी है तो चलो एनारोबिक काम करते हैं। जब हमारा शरीर एनारोबिक वर्क करता है ना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटेड ऑफ ऑक्सीजन में, तो एक नुकसान होता है, लैक्टिक एसिड सिक्रीट करता है, लैक्टिक एसिड सीधा ही ब्लड स्ट्रीम में निकलता है और क्या करता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए पेशेंट को एबीजी करता है बार बार। एक्चुअल
जानने के लिए कि कितना कॉम्प्लिकेशन है, कितने इसका सीरियस कंडीशन है, फर्दर मैनेजमेंट क्या करना है। ठीक है, पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना है नहीं डालना। देखो वेंटिलेटर पे क्यों डालते हैं, जो लिमिट जो ट्रैप हो चुकी है CO2 वो पेशेंट अनेबल टू एक्सक्रीट आउट, तो पेशेंट क्या करते थे, वेंटिलेटर पे डाल के उसका रेस्पिरेटरी पैटर्न को इंक्रीज कर देंगे और वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम को भी इंक्रीज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वॉश आउट कर दे CO2। जब ज्यादा से ज्यादा CO2 वॉश आउट कर देगा, ABG करेंगे, एक सेफ अमाउंट में आ गया, टाइडल वॉल्यूम उसके वेट के अकॉर्डिंग कर देंगे, और रेस्पिरेटरी पैटर्न जब हाइपर कैपनिया क्या हुआ था वो भी कम कर देंगे, नॉर्मल पे ले आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे काम करता है ये। तो इसका समझ में आ गया लार्ज एयरवे क्यों अफेक्ट होगा, और लार्ज एयरवे जब अफेक्ट होगा तो कौन सा सिम्टम आएगा, इंस्पिरेशन के टाइम वीजिंग साउंड सुनने को मिलेगी। क्यों सुनने को मिलेगी, क्योंकि गोबलेट सेल में स्वेलिंग और म्यूकोसा लाइनिंग स्वेलिंग हो चुकी है, नर हो चुका है। अब आता है अफेक्ट द स्मॉल एयरवे। जब जब स्मॉल एयरवे अफेक्ट होगा तो क्या होगा, वहां पर फाइब्रोसिस, स्कार टिश्यू टेंडरनेस देखने को मिलती है। समझ में आ रहा है सभी को, स्मॉल एयरवे जहां पर अफेक्ट हो गया, फाइब्रोसिस लिख देंगे, स्कार टिश्यू टेंडरनेस, यानी इट विल लीड्स टू फाइब्रोसिस और स्कार टिश्यू फॉर्मेशन। जब स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होगी, यानी जब एयर स्मॉल एयरवे इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होगी और फाइब्रोसिस होगा, फाइब्रोसिस बन जाएगा। तो इन दोनों तक जब एक कंडीशन आ जाती है, इसको बोलते हैं क्या, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। यहां तक ये कहलाएगी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है ये, हाँ हाँ, ये दोनों है। जब ये दोनों डिस्टिल और लार्ज एयरवे एंड डिस्टिल एयरवे अफेक्ट हो जाएं और सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएं, तो दोनों को मिला के क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोलेंगे, जब लार्ज और स्मॉल एयरवे का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। ठीक है जी, मतलब पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो किस चीज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बताया गया इसमें। ठीक है, कहां से क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बाद फर्दर नैरोइंग ऑफ द एयरवे एंड रिपीटेड इंजरी एंड हीलिंग प्रोसेस चलती रहेगी। फिर एक टाइम आएगा लंग पैरेंकाइमा डैमेज हो जाएगी। ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। फर्दर नैरोइंग, जब लंग पैरेंकाइमा इन्वॉल्व हो जाएगी तो उसके अंदर एल्वोलाइज आ चुकी है, रेस्पिरेटरी डक्ट आ चुके हैं। जब लंग पैरेंकाइमा का मतलब है इलास्टिक रिकॉल भी इफेक्ट हो जाएगा। लंग पैरेंकाइमा डिस्टिल है बिल्कुल, जब इलास्टिक रिकॉल कैपेसिटी भी इसमें अफेक्ट हो जाएगी। इसके साइड में लिख लेंगे।
ये दोनों तरीके से हो सकता है। इलास्टिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से भी डैमेज होगी, फर्दर नैरोइंग की वजह से भी ये डैमेज होगी। जब उस तक ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी गैस एक्सचेंज होने के लिए तो एल्वोलाइज तो कोलैप्स हो ही जाएंगी। ठीक है, कोलैप्स मतलब पिचक जाएंगी, डायलेट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं जा रही है, प्रेशर ही नहीं बन पा रहा है। वेंटिलेटर में इसको होता है पीप प्रेशर, पी नाम सुनाओ, वो एल्वोलाइज के अंदर का प्रेशर होता है। 5 रखते हैं, 8 9 10 मैक्सिमम, ज्यादा करेंगे तो फट जाती है एल्वोलाई। ये क्यों करते हैं? फर्दर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाए और जो उसकी लंग पैरेंकाइमा डैमेज हो चुकी है उसको अवॉइड करता है, मतलब बचाने के लिए कि और ज्यादा फर्दर डैमेज ना हो। तो इसलिए पीप प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, बट 4-5 से कम नहीं करते हैं। बच्चों की बात अलग है, एडल्ट पेशेंट की बता रहा हूं। हाइपोक्सिया होगा, अब हाइपोक्सिया हो गया तो क्या होगा? एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा जहां पे हो गया तो क्या होगा फिर? रेस्पिरेटरी फेलियर। अब जब रेस्पिरेटरी फेलियर है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है पेशेंट को, पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा अगर मैनेजमेंट नहीं दिया। ब्रोंको डायलेटर वाइलेटर कोई काम नहीं कर रहा है इसके अंदर, मैकेनिकल वेंटिलेशन देना ही पड़ेगा पेशेंट में। ठीक है जी, समझ गए इसकी पैथोफिजियोलॉजी? दोबारा से बताएं। ये देखो यहां तक समझ में आया था। पहले क्या हुआ? रिस्क फैक्टर की वजह से क्या हुआ? इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट हुई हमारी एयरवे की। अब इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स हमारे शरीर, मतलब जो इन्फ्लामेशन होगी अपर एयरवे और लोअर एयरवे में भी स्टार्ट होगी, यानी अपर ब्रोंक्यूल्स आते हैं अपर एयरवे में, यानी लार्ज होते हैं वो, और स्मॉल एयरवे कौन से होंगे तुम्हारे? ब्रोंक्यूल्स होंगे, और रेस्पिरेटरी डक्ट होगी, एल्वोलाइज होंगी। ठीक है, लार्ज एयरवे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वहां पे गोबलेट सेल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो नैरोइंग हो जाएगी, म्यूकस सिक्रीशन ज्यादा होगा। वो डिस्टिल एयरवे में एयर पहुंचाने में रुकावट देंगे, एल्वोलाइज में एयर नहीं जाएगी, क्योंकि म्यूकस सिक्रीशन है ना, जहां पहले फ्लो 100 का था वो 40 और 20 का रह गया है, तो लिमिटेड एयर जा रही है, तो सिम्टम आएगा इंस्पिरेटरी वीजिंग ब्रोंकाइटिस के अंदर। ठीक है जी, अब आते हैं स्मॉल एयर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। स्मॉल एयरवे पे गोबलेट सेल नहीं होते हैं, तो वहां पे स्कार टिश्यू टेंडरनेस एंड फाइबर्स फॉर्मेशन हो जाती है। जब ये बननी स्टार्ट होती है तो क्या होगा? इस दोनों कंडीशन को बोलेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। यहां तक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होगा। अगर इसको ट्रीट कर दिया, मेडिसिन ले ली, तो यहीं तक रुक जाएगा, आगे फर्दर एम्फाइजिम में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर इटियोलॉजिकल फैक्टर को दूर नहीं किया गया, ट्रीटमेंट वगैरह नहीं लिया गया, मैनेजमेंट नहीं दिया गया, ये फर्दर नैरोइंग ऑफ द एयरवे एंड डिमिनिश द लंग पैरेंकाइमा। जब लंग पैरेंकाइमा इन्वॉल्व हो जाएगी तो स्मॉल एयरवे भी इन्वॉल्व रहेगा, यानी तुम्हारा एयरवे का एल्वोलाइज और डिस्टिल रेस्पिरेटरी डक्ट और डिस्टिल ब्रोंक्यूल्स ये रहेंगे इसके अंदर इन्वॉल्व। हाँ वो तो रहेगा ही रहेगा, इसको क्योंकि ट्रीट नहीं किया ना, अब जाके और फर्दर डैमेज करेंगे। ठीक है, एल्वोलाइज भी डिमिनिश हो जाएंगी। कुछ एल्वोलाइज पे बोला ना, जहां पर एयर नहीं जा पा रही उसका वर्कलोड दूसरी एल्वोलाइज पे चला जाएगा। जब दूसरी एल्वोलाइज पे चला जाएगा तो इलास्टिक रिकॉइल बहुत ज्यादा होगा। जब बहुत ज्यादा होगा तो डैमेज हो जाता है एल्वोलाइज में, वो अपनी कैपेसिटी ही खो देगी इलास्टिक एंड रिकॉइल की। कुछ एल्वोलाइज के पास ऑक्सीजन नहीं जा पा रही, क्योंकि इस गोबलेट सेल में इंफ्लामेशन की वजह से अफेक्ट हो चुकी है साइड। ठीक है जी, तो अगर इन सब सिम्टम्स को, इस दिक्कत को दूर नहीं किया गया तो पेशेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइपोक्सिया। सिम्टम्स आएंगे हाइपोक्सिया, CO मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी मोटी मोटी, एबीजी के अंदर हम देखेंगे। उसके बाद पेशेंट में एम्फाइजिमा, कहेंगे कि एम्फाइजिमा पहुंच चुका है, एम्फाइजिमा, देन फर्दर ट्रीट नहीं किया गया तो पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर एंड डेथ। ठीक है जी, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। तो अब हम पढ़ेंगे सीओपीडी में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इतना ही था सिम्टम्स तक, इसमें फर्दर कुछ नहीं है। और अब है मेन एम्फाइसीमा। अब एम्फाइसीमा के भी 2 टाइप होते हैं, क्योंकि एम्फाइसीमा इतनी छोटी चीज तो है नहीं कि एम्फाइसीमा हो गया फर्दर ये सब हो गया। अब एम्फाइसीमा की भी सीवियरिटी होती है। एम्फाइसीमा 2 टाइप का होता है।
एक पेनलोबुलर, एक सेंट्रीलोबुलर। नाम से पता लग रहा है, पेन का मतलब क्या होता है? पेन, फ्राइंग पैन होता है, पूरा होता है, पूरे को फ्राइंग पैन बोलते हैं। और सेंटर का मतलब है बीच का। तो पेन लोबुलर पूरे ही लंग्स में एम्फाइसीमा, और सेंट्री लोबुलर सेंटर माने जो लार्ज एलोलाइज होंगी, सेंटर पार्ट होगा लंग्स का उसमें। तो इसमें से सबसे ज्यादा सीवियर कौन सा रहेगा, सेंट्री लोबुलर है पेन लोबुलर? बिल्कुल गलत। सेंट्री लोबुलर इज मोर सीवियर देन द पेन लोबुलर, बिकॉज जो एल्वोलाइज होती हैं प्रोक्सिमल, डिस्टिल एंड द मीडियल एलोलाई, जो तुम्हारी मिडल एलोलाइज होती हैं ये प्रोक्सिमल हो गई, या फिर सेंटर वाली बोल सकते हो। जो उसकी एल्वोलाइज होती हैं वो छोटी होती हैं, जो मिडल वाली होगी बड़ी एल्वोलाइज रहेंगी, और डिस्टिल वाली भी छोटी रहती है। तो जब ये डिमिनिश होगी तो मतलब मिडल का मतलब है जो सेंटर वाली है बड़ी एल्वोलाइज है, तो ज्यादा गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व रहती है, सबसे ज्यादा पार्ट गैस एक्सचेंज का करती है। अगर यही डिमिनिश हो जाएगी तो सिम्टम्स सबसे जल्दी इसमें देखने को मिलते हैं। सेंट्रल साइनोसिस इसमें देखने को मिलेगा, पेरिफेरल साइनोसिस इन दोनों में देखने को मिलेगा, यानी पेन लोबुलर में देखने को मिलेगा। क्योंकि छोटी छोटी एल्वोलाइज अगर इफेक्ट हो गई तो लार्ज एयर हमारे पास एल्वोलाइज है, उसके पास ज्यादा कैपेसिटी है गैस एक्सचेंज करने की, इसलिए इसमें सिम्टम इतने सीवियर नहीं होते। बट जो पेन लोबुलर के सिम्टम है बहुत कम सीवियर होते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म है, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव है, ये क्रोनिक है, मोर सीवियर सिम्टम्स, राइट हार्ट फेलियर भी हो जाएगा, पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगी इसके अंदर। इसमें सिम्टम्स क्या होंगे, साइनोसिस देखने को मिलेगा, कफिंग देखने को मिलेगी, क्रोनिक क्रोनिक कफ, म्यूकस सिक्रीशन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा इसके अंदर, बैरल चेस्ट देखने को मिलेगी जिसमें एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ट्रांसफर डायमीटर ऑफ चेस्ट सेम हो जाता है। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट बोलते हैं जिसको। ठीक है, अभी सब समझ गए? इट इज लेस सीवियर कंडीशन, इट इज मोर सीवियर कंडीशन। तो सेंट्री लोबुलर इज अ मोर सीवियर कंडीशन ऑफ एम्फाइसीमा। तो उसके बारे में लिखेंगे, पेन लोबुलर के बारे में, मोस्टली अफेक्ट द अपर लोब ऑफ द लंग, मोस्टली अफेक्ट द अपर लोब ऑफ द लंग्स। पेन लोबुलर के अंदर अफेक्ट द अपर लोब्स ऑफ द लंग। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इसमें, लेस सीरियस कंडीशन, लेस सीरियस कंडीशन, एयर स्पेस एनलार्ज, एयर स्पेस एनलार्ज,
बैरल चेस्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन में ये पता लग जाएगा कि पेशेंट को बैरल चेस्ट है या नहीं है। बैरल होता है, बैरल जो पुराने जमाने में जिसमें वाइन रखी जाती थी, इस तरह से होते थे बड़े बड़े कंटेनर। कभी देखा हो टीवी वगैरह में, कार्टून वगैरह में, वो बैरल होते थे लकड़ी के, तो उससे ये नाम ड्राइव हुआ है। वो भी ऐसा फूला सा रहता है बीच से। इसमें लिख लेंगे बैरल चेस्ट, एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसवर्स डायमीटर इज इक्वल। क्यों रहेगा? रीजन क्या है इसका बैरल चेस्ट होने का? लिख लो। रीजन क्या है? रीजन कंटिन्यूसली यूज ऑफ एसेसरी मसल। रीजन क्या है? कंटिन्यूसली यूज ऑफ accessory muscle. What is the reason of barrel chest and hyperinflated chest? It is done because of the continuously use of accessory muscle. अब accessory muscles कौन सी है? डायफ्राम, डायफ्रामेटिक मसल या डायफ्राम हमारा, और इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, लिख लिया। वेट लॉस, वेट लॉस भी देखने को मिलेगा। अब वेट लॉस क्यों देखने को मिलेगा? पेशेंट बहुत ही ज्यादा एफर्ट दिखा रहा है। एफर्ट किस में दिखा रहा है? सांस लेने में दिखा रहा है। एसेसरी मसल्स का यूज कर रहा है, तो कैलोरीज भी ज्यादा बर्न करेगा। जब कैलोरी ज्यादा बर्न करेगा तो पेशेंट में वेट लॉस ऑलरेडी होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। इनटेक अफेक्टेड होगा पेशेंट का ऑलरेडी, क्योंकि डिजीज कंडीशन की वजह से, तो थोड़ा बहुत उसके अंदर कैलोरीज, सबक्यूटेनियस फैट, वो भी कम हो जाएगा। यूज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ कैलोरीज बाय द एसेसरी मसल्स, वेट लॉस देखने को मिलेगा। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब इसकी डेफिशिएंसी हुई है क्योंकि डिमांड ज्यादा है, क्योंकि इलास्टिक एनरिकोल सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं सेंट्री लोब्यूल्स के अंदर। सेंट्री लोब्यूलर एम्फाइसीमा, ये होता क्या है? इट अफेक्ट द मिडल लोब्स, इट अफेक्ट द मिडल लोब। मोस्ट सीरियस कंडीशन, सेकंड पॉइंट, मोस्ट सीरियस कंडीशन। देखो समझ में आ रहा है सभी को? इट अफेक्ट मिडल लोब, सेकंड है मोस्ट सीरियस कंडीशन। मोस्ट सीरियस क्यों है? बिकॉज सेंट्री लोब्यूल्स एल्वुलाइज इज बिगर देन अदर एल्वुलाइज। लिख लो ब्रैकेट में, सेंट्री लोब्यूल्स एल्वुलाइज इज मच बिगर देन the upper and lower alveoli, much bigger than the upper and lower alveoli. थर्ड लिखेंगे एयर स्पेस एनलार्ज, एयर स्पेस एनलार्ज विद इन्फ्लामेशन।
एयर स्पेस एनलार्ज विद इन्फ्लामेशन, इसमें इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलेगी। इसके अंदर क्या था, एयर स्पेस एनलार्ज था इसके अंदर, एनलार्ज सेंट्री लोब्यूल्स में। ये मैं सेंट्री लोब्यूल्स का बता रहा हूं सब, इसका नहीं बता, इसका बता दिया मैंने सब। सेंट्री लोब्यूल्स का क्या क्या 3 पॉइंट बताए अभी तक मैंने। इट अफेक्ट द मिडल लोब, इट इज मोस्ट सीरियस कंडीशन, एयर स्पेस एनलार्ज। अब देखो एयर स्पेस तो उसमें भी एनलार्ज होता, इसमें हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट तो उसमें भी देखने को मिलेगी। ये नहीं कि इसके अंदर रहेगी दोनों में, बट इसके अंदर इन्फ्लामेशन भी होगी, एक इन्फ्लामेटरी साइन भी होगा इसके अंदर। एयर स्पेस एनलार्ज विद इन्फ्लामेशन इसके अंदर, ठीक है। सेंट्रल साइनोसिस विल बी सीन, सेंट्री साइनोसिस या सेंट्रल साइनोसिस, सेंट्रल साइनोसिस लिप्स टंग ब्लूस डिस्कलेशन देखने को मिलेगी, लिप्स एंड टंग, हाँ सीन देखने को मिलता है। साइन एंड सिम्टम है सेंट्रल साइनोसिस, मोर स्पेसिफिक है इसके अंदर एम्फाइसीमा, और मोर स्पेसिफिक तुम्हारा सेंट्री लोबुलर एम्फाइसीमा, ठीक है जी। अब लिखेंगे हाइपोक्सिया, लिखो लो सिम्टम्स कौन कौन से ज्यादा होंगे। हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया, पेरिफेरल एडिमा, वन बाय वन लिखेंगे एक के नीचे एक। रेस्पिरेटरी फेलियर, ये सिम्टम्स है, नहीं नहीं इसके मोर स्पेसिफिक इसमें है, मैं सेंटर के बारे में सेंट्री ही लिखना है। रेस्पिरेटरी फेलियर, राइट हार्ट फेलियर, एम्फाइसीमा में तो पेशेंट को एम्फाइसीमा तो होगा। अब उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्सरे से, सीटी स्कैन से, फिजिकल एग्जामिनेशन से, हिस्ट्री कलेक्शन से, साइन एंड सिम्टम्स में, ठीक है। वो तो स्टार्टिंग में पता लग जाएगा। पेशेंट अगर बैरल चेस्ट करके आएगा वो तो वो है लॉन्ग टर्म वाला, बहुत पहले से है जी। जब अब बॉडी इनेबल है गैस एक्सचेंज के लिए, बाद में अस्पताल में आता है पेशेंट, तो बैरल चेस्ट करके आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसको एम्फाइसीमा है। अब देखेंगे कौन से लेवल का एम्फाइसीमा है, सेंट्री लोबुलर है, पैन लोबुलर है। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है ना पेशेंट सिम्टम्स के साथ, तो वो सेंट्री में जाके कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आता ही जब है वो सेंट्री में, सेंट्रल साइनोसिस में चला जाता है। वो सांस नहीं ले पा रहा है, लेथार्जिक हो चुका है, इनेबल टू ब्रीथ हो चुका है, बलगम आ रहा है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस ज्यादा, फीवर है साथ है पेशेंट को, और पेशेंट को अडीमा वगैरह भी है। जब अडीमा की इन्वॉल्वमेंट हो गई तो समझ लो उसको सेंट्री लोब्यूल्स भी है। तो क्वेश्चन में सिर्फ ये आएगा सिम्टम्स के हिसाब से, मैं बताऊंगा कि क्या ध्यान रखना है इसमें। राइट हार्ट फेलियर क्यों देखने को मिलता है एम्फाइसीमा के अंदर, कोई बताना चाहेगा। राइट हार्ट फेलियर, जितनी भी रेस्पिरेटरी कंडीशन है ना, ज्यादातर राइट हार्ट फेलियर ही देखने को मिलता है। वो क्यों देखने को मिलता है, ये है हमारी सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, पता है सबको। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, नीचे से आने वाला, ये कहां पर सप्लाई करती है ब्लड, आर ए आर वी एल ए एल वी, राइट एट्रिया के अंदर। ये तुम्हारा ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया, एपेक्स ऑफ द हार्ट हो गया। ठीक है, समझने के लिए डायग्राम बना रहा हूं एग्जैक्ट, मत सोचना ये तुम्हारी मिडल ले रही, ये बाइकस्पिड वॉल्व हो गया। अब यहां से ही डाइवर्ट होती है तुम्हारी पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, बट सिर्फ एक ऐसी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। आर ए आर वी एल ए एल वी, ठीक है जी। अब यहां से एक और वेन निकलती है, नहीं एरोटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा निकलती है। और जो तुम्हारी
पल्मोनरी आर्टरी के बाद क्या था, पल्मोनरी वेन यहां से आएंगी। ठीक है, इसको मैं रब कर दूं समझाने के लिए। ये हो गए सपोज लंग्स। ठीक है, जो ये पल्मोनरी आर्टरी है वो इसमें जाती है, यहां से ब्लड इसमें आया, यहां से ब्लड फिर पल्मोनरी आर्टरी में गया, समझे। इसमें ब्लड आ गया गैस एक्सचेंज होने के लिए, फिर यहां से ब्लड गैस एक्सचेंज हो गए, फिर इसमें आता है लेफ्ट एट्रिया के अंदर, फिर लेफ्ट एट्रिया के बाद आता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत स्ट्रांग होता है, फिर ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो जाता है। यहां से जाएगा तुम्हारा एरोटिक, एक आर्क आएगी पहले, सिफेलिक ब्रेन के अंदर जाएगी, उसके बाद तुम्हारे हार्ट के अंदर भी एक वेन होती है वो सप्लाई करेगी, कोरोनरी साइनस जिसे बोलते हैं, जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, कोरोनरी साइनस। उसके बाद फिर फर्दर डिवाइड होके ये लीवर, पोर्टल वेन, फिर और पार्ट में चली जाती है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं कि राइट हार्ट फेलियर क्यों होता है तुम्हारे सेंट्रल लोबुलर एम्फाइसीमा के अंदर। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, बाद में जाके कैसे कन्वर्ट होगा। अब क्या है, इसके अंदर ब्लड ज्यादा आ चुका है, मतलब ब्लड आ चुका है गैस एक्सचेंज होने के लिए। अब ये है डिमिनिश्ड, यहाँ की लंग पैरेंकाइमा है डिमिनिश, तो हमारा ब्रेन और लंग्स थोड़ी कुछ मिली सेकेंड के लिए ब्लड को होल्ड कर लेता है, थोड़ा टाइम मिल जाए उसमें गैस एक्सचेंज हो जाए, बट इतना टाइम हार्ट के पास नहीं होता, हार्ट तो अपना पंप करता रहता है, पंप करता रहता है। अब इसमें प्रेशर बढ़ा, यहां पर ब्लड कम आएगा क्योंकि होल्ड इसने किया हुआ है ब्लड। जब इसने ब्लड होल्ड किया हुआ है तो ये भी अंदर इसके पास ब्लड को भेजने की कोशिश करेगा, बट इसमें ऑलरेडी ब्लड है, प्रेशर है, तो उस प्रेशर की वजह से इसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन भी देखने को मिलता है इसके अंदर। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन इसका कॉम्प्लिकेशन है। जब पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो गया तो समझ लो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड होगा, तुम्हारे राइट वेंट्रिकल के अंदर बैक फ्लो आएगा ब्लड। जब बैक फ्लो आएगा तो राइट एट्रिया भी फिल हो जाएगा, वो भी अपना चेंबर से ब्लड राइट वेंट्रिकल को नहीं भेज सकता। जब नहीं भेजेगा तो तुम्हारा वापस किसके अंदर जाएगा, इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा। तो राइट हार्ट फेलियर में जुगुलर वेन डिस्टेंशन भी देखने को मिलती है सिम्टम्स है। पेशेंट का लेटरल साइड नेक कर देंगे, वो बल्ज होगी वेन, कभी देखा हो तो बल्ज होगी बीट के साथ, तो समझो राइट हार्ट फेलियर में है पेशेंट, उसका राइट हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अब रीजन फिर ढूंढते हैं क्या रीजन है, लंग्स की इन्वॉल्वमेंट है या हार्ट की कोई पैथोलॉजी है। ठीक है, तो इस रीजन की वजह से लंबे समय के बाद क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर राइट हार्ट फेलियर, ये हिस्सा पंप ही नहीं कर पाएगा ब्लड, और ये हिस्सा ब्लड ही कम आएगा इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है, इसके अंदर कम है, डायलेट भी होगा, ये यहाँ की मसल्स भी बढ़ जाएगी, ये इसको कंप्रेस करेगा, इसमें प्रेशर पड़ेगा तो डायलेट हो जाएगा, फिर ये सब चीजें सिम्टम धीरे धीरे देखने को मिलेगी। जब बैक फ्लो होगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा किसके अंदर, क्योंकि जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम है उसके अंदर ब्लड ज्यादा अवेलेबल है, जब ज्यादा अवेलेबल है तो क्या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, जब ज्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है तो फ्लूइड लीकेज भी हो जाएगी, जब फ्लूइड लीकेज होगी तो एडिमा देखने को मिलेगा, तो पेरिफेरल एडिमा देखने को मिलता है। जब भी पेशेंट पैर लटका के बैठा रहेगा तो पैरों में स्वेलिंग हो जाएगी, जिसका राइट हार्ट वीक रहता है उसके हमेशा स्वेलिंग देखने को मिलते हैं, तो पेशेंट को बोलते हैं पिलो लगाना है जस्ट अबव द हार्ट लेवल से थोड़ा सा ऊपर पिलो लगाना है। पिलो अफेक्टिव पिलो लगाने का मतलब यही है कि पैर के नीचे पिलो लगाते हैं, बस हार्ट लेवल से ऊपर रखते हैं ताकि ग्रेविटी के कारण वापस ब्लड आ जाए। ठीक है जी, ये रीजन है इसका, समझ गए सभी। तो ये समझ लेना, बाद में लिख लेना, ना समझ में आए तो पूछ लेना। ठीक है, समझ के लिखना है, और ये समझ लोगे तो आगे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और सिम्टम्स के अंदर। ठीक है जी, अब पढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम के बारे में। एम्फाइसीमा के साइन एंड सिम्टम क्या क्या होते हैं।
एम्फाइसीमा, अब हमने एम्फाइसीमा के डिफरेंशिएशन पढ़ लिया दो टाइप के। अब साइलेंट सिम्टम एक ही पढ़ेंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखनी है। वो दो पार्ट इसलिए बताया कि क्या डिफरेंशिएट कर सको कौन कौन सा एम्फाइसीमा है। मे भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस तरह की इन्वॉल्वमेंट है, किस तरह कौन सा एम्फाइसीमा है, वो सब चीजें। साइलेंट सिम्टम फर्स्ट, सबसे पहले क्या आएगा? फर्स्ट साइलेंट सिम्टम, सबसे पहले तीन साइलेंट सिम्टम है जो बेसिक क्लासिकल सिम्टम्स बोलते हैं, जिनको जो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे पहला कौन सा है? क्रोनिक कफ। ये सिम्टम्स सबसे पहले आएंगे पेशेंट में। अब इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना सर ये वाला पहले आएगा ये भी पहले आएगा, ये ऐसे ऊपर नीचे नहीं है, आएंगे तो ये सब साथ में आएंगे। उसमें कोई नहीं पूछने वाला पहले ये आएगा वो आएगा ये आएगा। बस हमें ध्यान है क्लासिकल सिम्टम्स कौन से हैं एम्फाइसीमा का, ये तीन है, ये तो होंगे ही होंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या होगा? हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट। जिसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? हाइपर इन बैरल चेस्ट, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट, अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट या बैरल चेस्ट सीन इन विच डिजीज कंडीशन? ऑप्शन ए दे देंगे अस्थमा, दूसरा देंगे थर्ड ऑप्शन है निमोनिया। अब इसमें बताओ सब राइट राइट कौन सा वाला है? सिर्फ हाथ खड़ा करना है। एक के साथ कितने जने? हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट सीन इन विच डिजीज कंडीशन? ऑप्शन ए अस्थमा, ऑप्शन बी सीओपीडी, ऑप्शन सी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन डी निमोनिया। बताओ आंसर क्या है? ए के साथ कौन है? बी के साथ कौन है? एक, दो, तीन, चार, पांच। बताओ जल्दी। हाँ तो हाँ करो, ना तो ना। गलत होगा तो सही कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीओपीडी के साथ कौन कौन है? हाथ खड़ा करे ऊपर अच्छे से एक बार। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के साथ कौन कौन है? आप है। और निमोनिया के साथ कौन है? कोई नहीं है। आप हो? नहीं। देखो हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट किसमें पढ़ा था हमने? एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा किसका पार्ट है? सीओपीडी का। तो इसमें आंसर जाएगा सीओपीडी। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में तो मैं बताया नहीं, बताया था इसमें नहीं बताया था। इसमें सिर्फ इंस्पिरेशन के टाइम व्हीजिंग साउंड सुनने को मिलेगी। अगर ऑप्शन में सीओपीडी है तो वो सही जाएगा। अब इसमें मैं लिख दूं एम्फाइसीमा। अब एम्फाइसीमा आएगा। अच्छा इसमें अब लिख दूं मैं ऑप्शन बी सी डी तीनों सही हैं। स्पेसिफिकली देखा जाए तो पेन लोबुलर एम्फाइसीमा डी। तो समझ गए कैसे?
ये सारा पढ़ाने का मतलब इस क्वेश्चन के लिए था, तो मैं भी शायद नहीं भूल पाओगे अब कि रीजन क्या है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे भाई। हाँ बताओ, किसमें? सेंट्रल लोबुलर में क्या चीज? हाइपर? किसके अंदर? सेंट्रल लोबुलर नहीं, नहीं वो लेट साइन होगा, वो होगा ही होगा, बाद में कन्वर्ट हो जाता है सेंट्रल लोबुलर। अगर नहीं नहीं, वो कौन सा वाला था हमारे पास, पेन लोबुलर ट्रीट नहीं होता तो सेंट्रल लोब में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने मतलब ये है कहने का, देखने में तो दोनों को मिलेगा, जिसमें क्या बोला हाइपर, ये था ना एयर स्पेस एनलार्ज, एयर स्पेस एनलार्ज का मतलब हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट विद इन्फ्लामेशन रहेगी सेंट्रल लोबुल के अंदर, और उसमें इन्फ्लामेशन नहीं देखने को मिलेगी पेन लोबुलर के अंदर, तो सिम्टम्स तो रहेगा रहेगा। तो मैंने बोला मोर स्पेसिफिक किसके अंदर था, पेन लोबुलर्स के अंदर, क्योंकि छोटी छोटी एल्वेओलाइज पूरे हमारे लंग्स की अफेक्ट हो चुकी हैं, तो इसलिए ज्यादा एसेसरी मसल्स का यूज करेगा, वो सब दिक्कतें होंगी। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं रखनी है कि सेंट्रल लोबुल में लेट आएगा नहीं आएगा, एम्फाइसीमा में होगा ही होगा, मोर स्पेसिफिक पेन लोबुलर में होगा। और जब पेन लोबुलर, एक कह सकते हो जब पेन लोबुलर ट्रीट ना किया जाए या फिर किसी वजह से पेन लोबुलर ना होगा पेशेंट को सेंट्रल लोबुल हो गया, तो सेंट्रल लोबुल में सिम्टम सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। कौन से? हाइपोक्सिया वाले में भी शायद ये सिम्टम ना देखने को मिले, क्योंकि ये एक्यूट कंडीशन होगी, सबसे खतरनाक कंडीशन होगी, ये पेशेंट आता है लंबे समय के बाद, मे बी इसके बाद में ही सेंट्रल लोबुलर देखने को मिलता है, क्योंकि जब डिस्टल एल्वोलाइज खत्म हो जाती है ना, तो सारा प्रेशर तुम्हारे बीच वाले सेंटर वाले एल्वोलाइज पे आता है। अब सेंटर की भी एक लिमिटेशन होती है, उसकी इलास्टिसिटी खो देते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं तुम्हारी सेंट्रल लोबल एम्फाइसीमा के अंदर। ठीक है, समझ गए? अब साइन सिम्टम लिखेंगे, बैरल चेस्ट, हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट लिख दिया, मोर स्पेसिफिक पेन लोबुलर, इसी में बैरल चेस्ट, हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट, मोर स्पेसिफिक पेन लोबुलर, देन एम्फाइसीमा, देन सीओपीडी। पेन लोबुलर एम्फाइसीमा, देन एम्फाइसीमा, फिर उसके बाद सीओपीडी। ये अगर ऑप्शन में तीनों ऑप्शन आ गए हैं तो पेन लोबुलर है, दो ऑप्शन आएंगे एम्फाइसीमा और सीओपीडी तो एम्फाइसीमा होगा, अगर एक ऑप्शन है इनमें से कोई भी तो वो ऑप्शन होगा। तो ये है मेरा कहने का मतलब। नेक्स्ट लिखेंगे वेट लॉस। वेट लॉस क्यों देखने को मिलेगा, बता दिया है, ज्यादा एसेसरी मसल्स एफर्ट लगा रहा है, अननेसेसरी एफर्ट लगा रहा है बहुत ज्यादा, कैलोरीज बन ज्यादा होगी तो वेट लॉस करेगा। नेक्स्ट लिखेंगे क्रैकल साउंड। क्रैकल साउंड राइट हार्ट फेलियर की पहचान होती है। जब स्टेथोस्कोप से हम ऑस्कल्टेट करते हैं, सुनेंगे, तो उसके अंदर शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड होता है एल्वोलाइज के अंदर। जब पेशेंट इंस्पिरेट करेगा, खड़क ऐसे खट की आवाज आती है हल्की सी, अगर सुनाओ, मैंने सुना था तो आती है पेशेंट की, वो फ्लूइड शिफ्ट होता है। अब जब एल्वोलाइज के अंदर ही फ्लूइड चला गया तो समझ लो खराब होना तय है, उसका खराब ही हो जाएगी, क्योंकि एल्वोलाइज तो एयर स्पेस है, एयर स्पेस कैविटी है। जब इसके अंदर फ्लूइड शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है तो समझ लो क्रैकल साउंड आ गई। जहां पर क्रैकल साउंड आ गई है, लंग्स के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ चुका है, लोड बढ़ा हुआ है, बैक फ्लो हो रहा है, ये सब हो रहा है, राइट हार्ट फेलियर की स्टार्टिंग पेशेंट में है। ठीक है, निमोनिया में भी देखने को मिल सकती है ये साउंड। तो वेरी करता है, डिपेंड करता है कि डिफ्रेंशिएट करेंगे हम डिजीज कंडीशन को कैसे और कैसे है। पेशेंट ड्रोन मतलब डूब जाए, एस्पिरेट कर लेता है, तो जब भी ये साउंड देखने को मिलती है, तो उसने सिम्टम्स के साथ हमने डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। बट अगर क्रैकल साउंड है इन सब के साथ, तो वो इसमें भी देखने को मिलेगी। समझ गए नहीं समझे? तो मतलब इस डिजीज कंडीशन में क्रैकल साउंड का रीजन क्या है, फ्लूइड शिफ्टिंग की वजह से, क्योंकि बैक फ्लो हो रहा है, होल्ड कर रहा है लंग्स ब्लड ज्यादा, तो उसमें प्रेशर बढ़ रहा है ऊपर से भी, तो इसलिए फ्लूइड शिफ्ट हो रहा है, क्रैकल साउंड आ रही है।
एम्फाइसीमा आल्सो कॉल्ड पिंक पफर, एम्फाइसीमा आल्सो कॉल्ड पिंक पफर, ये भी लिख लीजिए। एम्फाइसीमा आल्सो कॉल्ड पिंक पफर बिकॉज ऑफ पॉलीसाइथीमिया। एम्फाइसीमा आल्सो कॉल्ड पिंक पफर बिकॉज ऑफ पॉलीसाइथीमिया, POLYCYTHEMIA, साइथीमिया। और जहां पर भी पिंक पफर आ गया मतलब वहां पर आप याद रखेंगे फर्स्ट लिप रेस्पिरेशन, फर्स्ट लिप रेस्पिरेशन, ब्रैकेट में लिख देना फर्स्ट लिप रेस्पिरेशन, PURSED, फर्स्ट LIP लिप रेस्पिरेशन, फर्स्ट लिप रेस्पिरेशन ब्रैकेट में लिख दो। इसके बारे में सबको पता है, ये ब्रीथिंग टेक्निक है ज्यादा से ज्यादा CO2 वॉश आउट करने के लिए। नोज से इनहेल करेंगे, माउथ से छोड़ेंगे, ऐसे ब्रीथिंग पैटर्न पेशेंट को बोलेंगे। एसेसरी मसल का यूज ना करे, कोशिश करे ऐसे करने की, ठीक है। अब लिखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में कि कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या है COPD का। लिखेंगे वो सेम लिखते आना, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये तो सब में होगा। ABG एनालिसिस यानी ब्लड इन्वेस्टिगेशन के अंदर लिखेंगे ABG, ठीक है। और अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, वो था जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन लेवल, ठीक है। एक्सरे एंड CT स्कैन। अब CT स्कैन पे स्टार लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो, ब्रैकेट में कर लो, कलर कर लो, कुछ भी कर लो। आपको समझ में आ रहा है? इंग्लिश में बोलना है क्या? समझ में आ रहा है? ठीक है, जिसको ना समझ में आए क्लास के बाद पूछ सकते हैं, या नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिस्कशन क्लास रख लेंगे, जैसे कि करते हैं हर बार, रिवाइज करते हैं प्रीवियस क्लास का, फिर आगे बढ़ते हैं ना। तो जिसको समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप पढ़ेंगे पहले, नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी अवेलेबल है, जिस तरह से अभी आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो भी हमने क्या बताया था? CT स्कैन। CT स्कैन इज द कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ COPD, एम्फाइसीमा एंड जो भी एम्फाइसीमा के पार्ट है, ठीक है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, ये COPD है। तो इसलिए कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या है? CT स्कैन। अच्छा, ये सबको पता है जब फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है एक्सरे में किस तरह का अपीयरेंस देती है, और एयर फील्ड कैविटी होती है तो एक्सरे में किस तरह का अपीयरेंस देती है, पता है किसी को? जब पेट में गैस होती है तो किस तरह का अपीयरेंस देती है? अगर एब्डोमेन एक्सरे देखा हो तो ब्लैक कलर का दिखता है। तो जब ब्लैक मतलब एयर, अब लंग्स भी ये किसका? एयर फील्ड कैविटी है, तो ब्लैक किस कलर की रहती है लंग्स? अगर देखोगे तो अच्छा, बिल्कुल ठीक रहेगा। अब जहां पर भी फ्लूइड रहेगा वो व्हाइट कलर ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस दिखाएगा, जैसे निमोनिया, TB, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द लंग, दाने दाने, छोटे छोटे दाने दाने ऐसे देखने को मिलते हैं जो एक्सरे होगा। अगर ब्लैकिश डिस्कलरेशन है, ब्लैकिश नेचर दिख रहा है, तो वो एयरफील्ड है। जहां पे व्हाइट व्हाइट है, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, आर पार दिख रहा है, तो वहां पे फ्लूइड भरा हुआ है। और फ्लूइड भरने का मतलब है वहां पे डैमेज भी हो चुका है, वो वहां पर उस पार्ट में गैस एक्सचेंज नहीं हो रही है। तो छोटा सा एक हिंट है कि कभी एक्सरे देखो तो क्या है। वाटर इज और फ्लूइड इंडिकेट लाइट कलर अपीयरेंस, एयर फील्ड कैविटी इंडिकेट डार्क एंड ब्लैक और या ब्लैक अपीयरेंस। ये साइड में कहीं लिख लेना ताकि बाद में जब पढ़ो तो ध्यान रहे। अब क्लासिफिकेशन,
क्लासिफिकेशन ऑफ सीओपीडी लिखेंगे हेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ एफईवी, क्लासिफिकेशन ऑफ सीओपीडी ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सफुल एक्सपिरेटरी एफईवी, फोर्सफुल एक्सपिरेटरी वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के बारे में बताया था ना जब क्लास मैंने बताई थी, एफईवी, फोर्सफुल इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, फोर्सफुल एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, इनहेलेशन, टाइडल वॉल्यूम, ये सब बताया था। तो एफईवी क्या था? फोर्सफुल एक्सपिरेटरी वॉल्यूम। जो फोर्सली एक्सपिरेट किया जाए लंग्स का, वो एयर वॉल्यूम को बोलते हैं फोर्सफुली एक्सपिरेटरी वॉल्यूम। जैसे जितना मैं बाहर निकाल सकता हूं तो फोर्सफुल बोलेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न में निकाल दिया, अब इसके बाद रुक के जितना मैं बाहर निकालू फोर्सफुल होगा, उसे बोलते हैं एफईवी। अब इंस्पिरेटरी का कितना परसेंट मैं बाहर निकाल पा रहा हूं, वो उसकी सीवियरिटी डिफाइन करता है सीओपीडी की। ये एक तरह का पैटर्न है, मे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि माइल्ड सीओपीडी इज इंडिकेट व्हेन द एफईवी इज इक्वल टू हाउ मच परसेंटेज, 80%, 70%, 60%। मतलब 100% सपोज मैंने एयर ले ली, अब कितनी मैं 100% ही बाहर निकाल रहा हूँ, 80% निकाल पा रहा हूँ, 60% निकाल पा रहा हूँ, या 40% निकाल पा रहा हूँ। अब जितनी परसेंट निकालूंगा उसकी सीवियरिटी उसी के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, ये बताना चाह रहा हूँ बस मैं। फर्स्ट है माइल्ड सीओपीडी, एफईवी इज 70 to 80%। ये माइल्ड हो गया। सेकंड कौन सा है? मॉडरेट। फिफ्टी टू 70%। इसके साथ ही सिम्टम स्टार्ट होंगे। मॉडरेट के अंदर ही सिम्टम स्टार्ट आएंगे पेशेंट में। हाइपोक्सिया आएगा इसके अंदर, हाइपोक्सिया सीवियर में। इसमें कफ, डिस्निया ड्यूरिंग एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी जब भी बढ़ेगी, अब जब हाइपोक्सिया इन्वॉल्व होगा, साइनोसिस इन्वॉल्व होगा, तो सीवियर में जाएगा। समझ गए? सबने लिख लिया? अब इसे कॉम्प्लिकेशन लिखेंगे।
कॉम्प्लिकेशन इसके 4-5 कॉम्प्लिकेशन है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सब कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीओपीडी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एक एक वर्ड, एक एक लाइन, हर एक हेडिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार एक नई वर्ड सुनने को मिल रहा होगा शायद। तो अब इसमें सुनेंगे हम कोर पल्मोनल, बैरल चेस्ट, पिजन चेस्ट, फ्लेल चेस्ट, इसमें डिफरेंशिएशन भी बताना चाहिए होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे COR कोर पल्मोनल। कोर पल्मोनल होता क्या है? एनलार्ज राइट हार्ट साइड ऑफ द हार्ट। ये जब राइट हार्ट मतलब हार्ट की जब राइट साइड एनलार्ज हो जाए और राइट हार्ट फेलियर के सिम्टम आना स्टार्ट हो जाए, उसको बोलते हैं राइट ये कोर पल्मोनल। लिख लो, इट इज द कंडीशन when the right side of heart is enlarged, it is the condition when the right side of the heart enlarged because of the respiratory और ब्रैकेट में लंग्स, रेस्पिरेटरी के आगे लंग्स लिख देना ब्रैकेट में। इट इज बिकॉज कोर पल्मोनल is the condition when the right heart is enlarged because of respiratory bracket में लिख देना lung involvement। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी मतलब डिसीज, कोई भी डिसीज मेनली। बिकॉज ऑफ इंक्रीज पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, इसी में ही है, बिकॉज ऑफ पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। देखो राइट साइड ऑफ हार्ट एनलार्ज दिखेगा या फिर है तो उसका पल्मोनरी आर्टरी भी हाइपरटेंसिव रहेगी, और अगर पल्मोनरी आर्टरी में हाइपरटेंशन है तो उसका राइट हार्ट एनलार्ज हो जाएगा आगे चल के। ठीक है जी। सेकंड है कॉम्प्लिकेशन पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी HTN, ये लिख दो, पल्मोनरी HTN इज द सेकंड कॉम्प्लिकेशन। रीजन बता दिया सबको मैंने, ठीक है, बस आप हेडिंग डालिए पल्मोनरी हाइपरटेंशन। थर्ड है निमोनिया, फोर्थ है नीमोथोरेक्स, फिफ्थ है एटिलेक्टेसिस, ATELECTASIS, एटिलेक्टेसिस। एटिलेक्टेसिस क्या होता है? कोलैप्स ऑफ द एल्वुलाई। ठीक है, जब इसमें एल्वुलाई चिपक जाती है, उसका पीप प्रेशर खत्म हो जाता है, वो एक्सचेंज ही नहीं कर सकती, उसे बोलते हैं कोलैप्स ऑफ द एल्वुलाई। ठीक है, इसलिए वेंटिलेटर सेटिंग्स में पीप प्रेशर क्यों रखते हैं? टू अवॉइड द एटिलेक्टेसिस, टू प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ द एल्वुलाई। समझ गए सभी? वेंटिलेटर सेटिंग में पीप प्रेशर हम क्यों रखते हैं, मतलब 5, 4, 6 क्यों रहता है, इसका क्या रीजन है? टू अवॉइड द कोलैप्स ऑफ द एल्वुलाइज, ताकि एल्वुलाइज कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, और निमोनिया क्यों है? एक रीजन है निमोनिया क्या? कंसोलिडेशन ऑफ द एल्वुलाई। अब मैंने बोला क्या, जब लंग्स के अंदर ज्यादा ब्लड होल्ड होगा गैस एक्सचेंज के लिए, तो एक तरह का फ्लूइड है, वो भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं फ्लूइड शिफ्ट भी होगा एल्वुलाइज में, और जहां पे फ्लूइड इन्वॉल्व हो गया वहां पर निमोनिया हो जाता है। ठीक है, और निमोनिया हो गया तो मतलब गैस एक्सचेंज भी नहीं हो पाएगी, क्रैकल साउंड सुनने को मिलेगी, फीवर आएगा, ये सब इन्वॉल्वमेंट होगी। और दूसरा क्या है? नीमोथोरेक्स। क्या है इसका मतलब?
एयर फिल्ड कैविटी, ट्रैप हो जाएगी, एयर बाहर नहीं निकल पाएगी थोरैक्स के अंदर, वो सब ये है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन। अब पढ़ते हैं इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट लिखेंगे सब। मैनेजमेंट छोटा सा है, मतलब मेडिकल मैनेजमेंट, उसके बाद फिर करते हैं। फर्स्ट मैनेजमेंट है प्रिवेंटिव मैनेजमेंट, जिसमें स्मोकिंग सेसेशन, हेल्थ एजुकेशन, ये लिख लीजिए। प्रिवेंटिव मैनेजमेंट में स्मोकिंग सेसेशन, CESSATION, स्मोकिंग रोक देना, हेल्थ एजुकेट करना, हेल्थी हैबिट अडॉप्ट करना है, बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी है, हेल्थ हैजार्ड से दूर रहना है, ये सब इसमें आएगा। अब लिखेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट है ब्रोंकियोडायलेटर, यस, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट इज, हाँ, फर्स्ट है ब्रोंकियोडायलेटर। अब ब्रोंकियोडायलेटर हम पढ़ेंगे 3 कैटेगरी में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इजी हो जाएगा थोड़ा आपके लिए। पहले फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट क्लास। ब्रोंकोडायलेटर के नीचे लिखेंगे फर्स्ट क्लास। ये पहला लेवल है मेडिसिन का, फिर बाद में फर्दर इंक्रीज करता है सेकंड और थर्ड क्लास अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट रिलीफ। अगर इससे ही ठीक हो गया तो ठीक है, कंटिन्यू रखते हैं, नहीं होता तो सेकंड क्लास में आते हैं, नहीं ठीक होता तो थर्ड क्लास में आते हैं, उसमें मेडिसिन बढ़ जाती है। बस ये है इसका मतलब। इसमें पहला क्या है, ब्रोंकोडायलेटर। इसमें आती है लाबा, लॉन्ग एक्टिंग बीटा ब्लॉकर। फर्स्ट क्लास में आती है लाबा, लॉन्ग एक्टिंग बीटा ब्लॉकर। एग्जाम्पल लिखेंगे सोलमेड्रोल, सोलमेड्रोल, SOLEMEDROL, सोलमेड्रोल। सोलमेड्रोल क्या है, बीटा 2 एगोनिस्ट। इसके आगे लिखेंगे बीटा 2 एगोनिस्ट, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। इसका मतलब क्या है, एगोनिस्ट होता है जो किसी की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, एंटागोनिस्ट होता है जो किसी की एक्टिविटी को रोक देता है। तो बीटा 2 एगोनिस्ट का एग्जांपल क्या है, सोलमेड्रोल। अब बीटा 2 एगोनिस्ट मैंने क्यों बोला है, हमारे बॉडी में 2 तरह के रिसेप्टर होते हैं, बीटा 1 एंड बीटा 2। बीटा 1 हार्ट में, हार्ट एक होता है तो बीटा 1 उससे कर लो इंडिकेट, कंफ्यूजन से दूर होगा। बीटा 2 तो ठीक है जी, बीटा 2 ब्लॉक कर देंगे तो स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट रहेगा, तो उसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब जब कंस्ट्रक्शन हो गया तो एयर फ्लो तो वैसे ही लिमिटेड है, तो कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी। तो बीटा 2 को बढ़ावा देना है, उसके ब्लॉकेज को कम करने के लिए बीटा 2 को बढ़ावा देना है ताकि ब्लॉक ना हो, उसके एक्टिविटी को बढ़ा देता है बीटा 2 रिसेप्टर की। जब बीटा 2 की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो स्मूथ मसल्स डायलेट रहेंगी, बड़ी रहेंगी, तो फर्दर नैरोइंग ऑफ द एयरवे नहीं होगी। समझ गए सभी, इसलिए उसको बोलता है बीटा 2 एगोनिस्ट यानी सोलमेड्रोल। समझ गए सभी, बीटा ब्लॉकर। ये लंबे समय तक काम करती है, शॉर्ट नहीं है 1.5 घंटे में, ये 5-6 घंटे तक इसका इफेक्ट रहता है। किसकी, लाबा, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है लाबा, ब्लॉकर नहीं है, बीटा एगोनिस्ट। शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, बीटा 2 एगोनिस्ट, बीटा ऐसे। सेकंड क्लास में है मिथाइल जेनेथिन, मिथाइल जेनेथिन, METHYLE। सेकंड क्लास के अंदर मिथाइल जेनेथिन, ये कौन सी, इस ग्रुप में कौन सी मेडिसिन आती है, डेरिफाइलिन, एमिनोफाइलिन। लिख लो एग्जांपल,
जो भी फाइलिन ग्रुप की मेडिसिन होगी मिथाइल जेनेथिन में आएगी, क्योंकि मिथाइल जेनेथिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज मेडिसिन। जब भी ये शरीर में जाएंगी न्यूट्रलाइज करेगा शरीर, इस फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होंगी। तो इसलिए बोलू, लिख लिया। तो इसलिए पेशेंट को ऐसे फूड, ऐसी चीज लेने के लिए मना कर देते हैं जिसमें मिथाइल जेनेथिन हो या फिर प्यूरिन बेस्ड सब्सटेंस, क्योंकि प्यूरिन जब भी डाइजेस्ट होता है एंड प्रोडक्ट जेनेथिन में आ जाता है। तुम बाहर से डायरीफालिन ले रहे हो, साथ में प्यूरिन बेस्ड फूड भी ले रहे हो, जैसे रेड मीट हो गया, मैगी, ये सब चीज हो गई, मिल मीट में होता है। फिर क्या होता है, टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है शरीर के अंदर, क्योंकि ऊपर से डायरीफालिन भी ले रहे हो, वहां से प्यूरिन बेस्ड सब्सटेंस भी ले रहे हो डाइट के लिए, फिर बाद में टॉक्सिसिटी, फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशन, क्या पता वो मेडिसिन काम ना करे। एक थेरेप्यूटिक इफेक्ट को बनाए रखने के लिए एक अमाउंट होता है शरीर के अंदर हर चीज का, तो उसको मेंटेन करने के लिए पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन में डेयरी फाइलिन के साथ साथ बोलना है प्यूरिन बेस्ड सब्सटेंस अवॉइड करना है। तो ये हेल्थ एजुकेशन हो गई। तो जहां पर भी जेनेथिन आ गया तो दो तीन चीजें दिमाग में आ जानी चाहिए। जेनेथिन, अच्छा, प्यूरिन बेस्ड सब्सटेंस टू बी अवॉइडेड फॉर दोज पेशेंट फॉर टेकिंग डेयरी फाइलिन और मिथाइल जेनेथिन कैटेगरीज ऑफ ड्रग, अमीनोफिलिन, डेरिफाइलिन। ठीक है, समझ गए। और जो डेरिफाइलिन है ये क्या है, सिंपल सी ब्रोंकोडायलेटर है। थर्ड क्लास कौन सा है आपका, ये लिख लिया ना आपने, लिख रहे हो ना साथ के साथ, ठीक है। थर्ड क्लास ये साबा में आता है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, थोड़े समय के लिए। इसमें लिखो आप इप्रावेंट, इप्रावेंट, इथ्राट्रोपियम ब्रोमाइड, IPRAVENT। क्लिनिकल में अगर देखा हो तो इप्रावेंट एस्थलिन सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा इप्रावेंट, इथ्राट्रोपियम ब्रोमाइड, इसका शॉर्ट नेम है इप्रावेंट। एग्जाम्पल इसका इप्रावेंट, इप्रावेंट, इथ्राट्रोपियम ब्रोमाइड। साबा, ये इथ्राट्रोपियम, ये है कौन सी, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। एंटी कोलिनर्जिक, एक कोलिनर्जिक होता है, एक एंटी कोलिनर्जिक होता है। कोलिनर्जिक सेम किसी एक्टिविटी को बढ़ाएगा, एंटी उसकी एक्टिविटी को रोक देगा। तो ये क्या करता है, स्मूथ मसल स्पाज्म को प्रिवेंट करता है। अगर ये नहीं होगा तो स्मूथ मसल्स हो रहा होगा, कोलिनर्जिक, स्मूथ मसल्स की एक्टिविटी बढ़ी रहेंगी। अब स्मूथ मसल्स स्पाज्म को रोकना है, स्पाज्म को रोकना तो एंटी कोलिनर्जिक दे देंगे। जब एंटी कोलिनर्जिक मिल गया तो स्पाज्म भी रुक जाएगा। ठीक है, फर्दर जो नैरोइंग होगी और भी दिक्कत परेशानी होगी, पेशेंट के सिम्टम्स में रिलीफ मिलेगा। तो समझ गए, इथ्राट्रोपियम ब्रोमाइड इज द एग्जांपल ऑफ एंटी कोलिनर्जिक। ठीक है, और एस्थलिन भी, साल्बुटामोल, वो क्या है तुम्हारा, ब्रोंकोडायलेटर है, बीटा 2 एगोनिस्ट का। ठीक है, बीटा 2 एगोनिस्ट यानी स्मूथ मसल्स को डायलेट करता है, ब्लॉक होने से बचाता है वो। समझ गए। इसलिए जिस पेशेंट को COPD है और हार्ट डिजीज भी है, हिस्ट्री कलेक्शन के टाइम हम पूछेंगे, या फिर जब भी मेडिकेशन देंगे एज अ नर्स, हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि पेशेंट को हम गलत मेडिसिन, यानी अगर पेशेंट को सपोज COPD है और हार्ट डिजीज भी है, सिम्टम्स हार्ट के लेके आता है हॉस्पिटल में, बीटा ब्लॉकर दे दिया आपने मेटापेरालोल, तो मेटापेरालोल इज अ टाइप ऑफ बीटा ब्लॉकर। अब हमने तो दिया है हार्ट के लिए, बीटा 1 ब्लॉक कर दिया उसने,
जो कंस्ट्रिक्शन थी अब डायलेट हो चुकी है। सॉरी बीपी पेशेंट का बढ़ा मतलब कम है, बढ़ाना है, तो वैसो कंस्ट्रिक्शन कराता है बीटा ब्लॉकर। जब वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है तो सर्कुलेटरी वॉल्यूम में जो पड़ा हुआ ब्लड है, देखो पहले ल्यूमन इतना बड़ा था सपोज एग्जांपल के तौर पे, डायलेटेड है, तो सर्कुलेटरी सर्कुलेशन में वॉल्यूम ब्लड पड़ा हुआ है, अवेलेबल नहीं है हमारे हार्ट में सप्लाई के लिए, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। कंस्ट्रिक्ट हो गई, ल्यूमन छोटा हो गया हमारी आर्टरीज एंड वेन का, तो जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, तो सप्लाई में ज्यादा से ज्यादा ब्लड अवेलेबल रहेगा। तो बीटा ब्लॉकर का काम क्या है, वैसो कंस्ट्रिक्शन, बीपी बढ़ा देगा और अवेलेबल हो जाएगा ब्लड। अब बीटा ब्लॉकर हार्ट में तो सही काम कर रहा है, बट वो बीटा ब्लॉकर स्मूथ मसल्स में हो जाएगा और स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कर देगा और फर्दर सीवियर हो जाएगी कंडीशन पेशेंट की, सीओपीडी वाले की और अस्थमा वाले की। तो इसलिए हार्ट पेशेंट में सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर देते हैं, अगर नाम सुना हो, है ना, सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। नॉन सिलेक्टिव तो जनरलाइज होते हैं और सिलेक्टिव वो होते हैं जिसमें सिर्फ हमें बीटा 1 से छेड़खानी करनी है, बीटा 2 को नहीं छेड़ना है। समझ गए अभी डिफरेंशिएशन, समझ गए क्या क्या चीज का ध्यान रखोगे। वेन एवर वी ट्रीटिंग विद दीज टाइप्स ऑफ पेशेंट वी विल रिमाइंड यूज ऑफ बीटा 2 एंड बीटा 1, व्हाट टाइप ऑफ बीटा ब्लॉकर, कौन सा बीटा ब्लॉकर पहचानो और देख लो, ठीक है। तो ये है, वर्स नहीं हो जाती कंडीशन अगर पेशेंट में स्मूथ मसल्स और कॉन्ट्रैक्शन हो गई, क्योंकि हार्ट में तो कंस्ट्रक्शन कर दिया, बीपी बढ़ा दिया, बट वो स्मूथ मसल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन कर देगा, रेस्पिरेटरी इफेक्ट हो जाता, फेल हो जाएंगे। तो समझ गए, ये चीजें ध्यान रखनी है, इसको लिख लेना कहीं जब घर जाएंगे बाद में, इसको ध्यान रखना है हमेशा। ये हो गया हमारा 3 कैटेगरी ड्रग। फिर अदर ड्रग्स है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, फीवर है तो एंटीबायोटिक, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक, ठीक है जी। बाकी ये सब चीजें अदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अब इसमें मेडिकेशन पार्ट में देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट है, पेशेंट मीटर डोज इनहेलर, एमडीआई इनहेलर नाम सुना है, मीटर डोज इनहेलर, एमडीआई इनहेलर, पेशेंट को एस्थलीन नाम से मिलता है और बुडाकोट नाम से मिलता है। बुडाकोट इज टाइप ऑफ स्टेरॉइड, ठीक है, और एस्थलीन इज अ टाइप ऑफ ब्रोंकोडायलेटर। अब क्वेश्चन ये आता है पहला कौन सा देंगे, एक चलेगा टीडीएस, एक सपोज चल रहा है बीडी या फिर ओडी। अब नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ सबसे पहले कौन सा देंगे, क्यों देंगे एस्थलीन पहले, और ठीक है दे दिया तुमने, और फर्स्ट और सेकंड मेडिसिन के बीच में कितने मिनट का गैप होना चाहिए या कितने घंटे का गैप होना चाहिए, हाफ एन आवर। और बताओ अगर दोनों मेडिसिन साथ में लेनी है तो गैप 2 to 3 मिनट रहेगा। कोशिश करें स्पेसर का यूज करें, स्पेसर आता है जो एमडीआई इनहेलर को जब भी लेते हैं तो एक प्लास्टिक का कप होगा उसके आगे अटैच करते हैं, वो एक स्पेसिफिक 10 इंच दूर रहेगा, वो सारी जो हवा एनवायरनमेंट में मतलब फैलने से बचाती है वो, और ताकि पेशेंट ले ले, लेने के बाद करा मुंह से लिया होल्ड किया नाक से छोड़ा, मुंह से लिया होल्ड किया नाक से छोड़ा, इसमें ऐसे करते हैं पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग। और इसमें ध्यान रखते हैं जब भी पेशेंट स्टेरॉइड इनहेलर ले रहा है या फिर कुछ भी ले रहा है, सबसे पहले हमें ब्रोंकोडायलेटर देना है, फिर बाद में स्टेरॉइड देना है, क्योंकि स्टेरॉइड क्या कर देता है, एक तरह का स्टेरॉइड है वो इम्यूनिटी को कम करता है, स्टेरॉइड कहते हैं ना ज्यादा देते हैं तो इम्यूनोसप्रेसेंट का भी काम करता है, तो हो सकता है वो उसके एब्जॉर्प्शन को डिमिनिश कर दे, रोक दे, कम कर दे। तो उसकी एफिकेसी को बढ़ाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हमेशा स्टेरॉइडल इनहेलर बाद में लेंगे, आफ्टर नॉर्मल एस्थलीन ब्रोंकोडायलेटर कुछ भी है, ये प्रिवेंट वाला भी कैसा भी है, उसके बाद लेंगे हम स्टेरॉइड, लास्ट में रखेंगे, 2 से 3 मिनट का गैप रहेगा, और हर इनहेलर के बाद माउथ वॉश करना है ओरल थ्रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए। ये हेल्थ एजुकेशन है, ये पेशेंट को देनी है और हमेशा ध्यान रखना है, जब भी पेशेंट को ओरल थ्रस्ट है क्लिनिकल सेटिंग में पेशेंट को बोलो माउथ वॉश करे, ठीक हो जाएगा। सिर्फ ये है इसमें हेल्थ एजुकेशन और टीचिंग, लिख लो उसके बारे में। कॉम्बिनेशन ड्रग्स लाइक ब्रोंकोडायलेटर एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड, combination drug like bronchodilator and corticosteroid, always use bronchodilator first,
always use bronchodilator first and always use steroidal corticosteroid and always use corticosteroid drug in last. समझ में आया? रिपीट कर दूं? ऑलवेज यूज ब्रोंकियोडाइलेटर फर्स्ट एंड corticosteroid इन लास्ट. मैं बता रहा हूं वेन एवर द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग इज यूज्ड, कॉम्बिनेशन थेरेपी, जब पेशेंट को ब्रोंकोडाइलेटर एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड दोनों स्टार्ट होते हैं तो पहले हम पेशेंट को बोलेंगे हमेशा ब्रोंकोडाइलेटर लो, फिर बाद में कॉर्टिकोस्टेरॉइडल या स्टेरॉइडल इनहेलर लो. ये है इसका मतलब. एंड द गैप बिटवीन बोथ मेडिसिन शुड बी 2 to 3 मिनट. ये सब अंडरलाइन कर लेना, बॉक्स में कर लेना. गैप बिटवीन बोथ मेडिसिन शुड बी 2 to 3 मिनट. And always educate the patient about mouthwash. एक ब्रैकेट में लिख देना, इफ द स्पेसर इज अवेलेबल, if the spacer MDI spacer MDI, if the MDI spacer is available, always prefer this. MDI इनहेलर को यूज करने के लिए एक स्पेसर होता है प्लास्टिक का, उसमें लगा देते हैं, फिर माउथ लगाते हैं पेशेंट का, फिर यूज करते हैं. इफ MDI स्पेसर इज अवेलेबल, उसको यूज करना है, प्रेफर करना है. ठीक है जी, अगर है आपके पास उसी से लेना है, अगर नहीं है फिर तो कोई बात ही नहीं है. ऑप्शन में पूछ ले कि ये अवेलेबल है, पेशेंट कैसे लेगा? विद माउथ टू माउथ कॉन्टेक्ट, विद द हेल्प ऑफ स्पेसर, तो ये सब है. ठीक है, लिखेंगे O2 थेरेपी, मेडिकल मैनेजमेंट हो गया, हिस्ट्री कलेक्शन वगैरह सब हो गया. आप लिखेंगे नीचे थोड़ा सा O2 थेरेपी. O2 थेरेपी में क्या क्या ध्यान रखेंगे? O2 administration, O2 administration is used for long term, 15 to 20 hour, 15 to 20 hour in 24 hours, मतलब in a day, in a day. एक दिन 24 घंटे का होता है, तो लॉन्ग टर्म पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी चलती है, 15 से 20 घंटे तक लेता है. ठीक है, इसमें लिखें ऑलवेज यूज नेजल प्रोंग. ऑक्सीजन थेरेपी इज यूज्ड बाय नेजल प्रोंग. फ्लो रेट शुड बी 1 to 2 लीटर पर मिनट. नेजल प्रोंग PRONG. फ्लो रेट 1 to 2 लीटर पर मिनट, यानी गिवन बाय नेजल प्रोंग, फ्लो रेट 1 to 2 लीटर. गोल क्या रहेगा इसमें? नीचे लिखेंगे गोल, मतलब जो दे रहे इसका हमारा आउटकम क्या आना चाहिए. गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी करेंगे ना, जो भी थेरेपी देंगे भाई रीजन क्या है देने का, तो गोल लिखेंगे SPO शुड बी अबाउ 90 डिग्री और 90%, सॉरी, SPO2 अबाउ 90%, अबाउ 90%. ये हमारा गोल रहेगा कि इस तक मेंटेन रहे, 90 से ऊपर, 91, 92, 93, 94. ठीक है, अब मेडिसिन थेरेपी भी चल रही है, एजुकेशन थेरेपी भी चल रही है, डाइटरी थेरेपी भी चल रही है, और O2 थेरेपी भी चल रही है. सब मिला के कोशिश करेंगे 90 से ऊपर रखने के लिए. हो सकता है पेशेंट को 80 हो, फर्दर नीचे फॉल ना हो. 90 से ऊपर है तो हेल्दी है, अचीवेबल है, हमने जो अचीव करना था कर दिया है, बहुत बढ़िया है. 80 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, वो फर्दर डाउन नहीं होना चाहिए, वो तो रुक जाना चाहिए, फिर बढ़ जाना चाहिए. वो बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा मेडिकेशन थेरेपी के साथ साथ. PO2 लेवल लिखेंगे, SPO2 ये हो गया, PO2 अबाउ 60 mm of Hg.
ये एबीजी के अंदर करते हैं 60 mmHg, ये प्रेशर है, ऑक्सीजन प्रेशर से अबव रखना है। ब्लड के अंदर हमेशा अलग ही आएगा, 90 तो बाहर बाहर का है। हाँ क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, हमें गोल रखना है ना, 60 से अबव रखना है। ये एक्चुअल है कि ब्लड में कितना इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है जी। सर्जिकल मैनेजमेंट लिखो, थोड़ा सा बस फिनिश करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट 2-3 सर्जरी के नाम है। बुलेक्टोमी, BULLECTOMY, बुलेक्टोमी। सर्जिकल मैनेजमेंट, सीओपीडी में कौन सी सर्जरी करते हैं? बुलेक्टोमी। अब बुलेक्टोमी होती क्या है? बुला, बुला क्या है? वो स्पेस हमारे लंग्स के अंदर जो गैस एक्सचेंज नहीं करता, उसे बोलते हैं बुला। अब बुला को ही काट कर निकाल दिया जाए, एक्टोमी कर दिया जाए, तो उसको बुलेक्टोमी बोलते हैं। सर्जिकल रिमूवल ऑफ द डेड स्पेस, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द डेड स्पेस। ब्रैकेट में बुला लिख देंगे। बुला इज द स्पेस वेयर द गैस एक्सचेंज इज नॉट प्रेजेंट। बुला इज द स्पेस वेयर द गैस एक्सचेंज इज नॉट प्रेजेंट। ये लंग्स में होते हैं कभी और, ठीक है। बुला इज द स्पेस इन लंग वेयर द गैस एक्सचेंज इज नॉट प्रेजेंट। लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी, सेम वही है इसमें भी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ अफेक्टेड साइड, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड साइड फ्रॉम द लंग्स, फ्रॉम द लंग्स टू प्रिवेंट द हेल्दी टिश्यू डैमेज, टू प्रिवेंट द हेल्दी टिश्यू डैमेज। ठीक है जी। इसके अंदर फर्दर डैमेज को रोकने के लिए उन टिश्यूज को निकाल दिया जाता है जो बेकार हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, और फर्दर दूसरे टिश्यूज को भी डैमेज पहुंचा रहे हैं। ठीक है, इसमें वो सर्जरी इसलिए करते हैं। और इसके अंदर सिर्फ सर्जिकल रिमूवल ऑफ बुला, वो अफेक्टेड पार्ट ही निकाला है। इसमें अफेक्टेड पार्ट के बाद भी सराउंडेड पार्ट काट के निकाल देते हैं, ताकि फर्दर उसकी जड़ें जो जमी हुई थी वो भी निकल जाएं। लास्ट है आपका लंग ट्रांसप्लांट। ये सिंपल सा है। लंग ट्रांसप्लांट और नर्सिंग मैनेजमेंट लिखेंगे, 7 पॉइंट का है, फिर खत्म। फिर आपका सीओपीडी, एम्फाइसीमा, सब चीज खत्म इसमें से। अब लिखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। फर्स्ट है चेक वाइटल साइन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। सेकंड है ब्रीथिंग एक्सरसाइज, एजुकेट दी ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग एक्सरसाइज के सामने लिख देना पर्स्ड लिप रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। पर्स्ड लिप रेस्पिरेशन। इसके बाद लिखेंगे फाउलर्स, हाई फाउलर्स पोजीशन, हाई फाउलर्स पोजीशन। 3 लीटर फ्लूइड इनटेक। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे बॉडी को हाइड्रेट रखना है। जब रेस्पिरेटरी पैटर्न ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा टेकेपिनिया, जल्दी सांस लेगा,
तो इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस भी बढ़ जाता है। नॉर्मल इनसेंसिबल फ्लूइड लोड 800 ml रहता है, इन पेशेंटों में 1000 ml तक पहुंच जाता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी एफर्ट बहुत ज्यादा है, जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, ज्यादा सांस छोड़ रहे हैं, इसलिए 3 लीटर फ्लूइड इन अ डे लेना है। हाई कैलोरी डाइट लेनी है टू अवॉइड वेट लॉस। हाई प्रोटीन डाइट, हाई कैलोरी डाइट में हाई प्रोटीन डाइट लिखेंगे। हाँ, हाई प्रोटीन एंड हाई कैलोरी डाइट। हाई कैलोरी देंगे वेट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, और हाई प्रोटीन देंगे टिश्यूज की को हेल्दी और रिपेयर करने के लिए, नरिशमेंट के लिए। यूज ऑफ स्पेसर ड्यूरिंग एमडीआई इनहेलर यूज ऑफ स्पेसर ड्यूरिंग एमडीआई यूज नेक्स्ट लिखेंगे चेक कलर ऑफ स्पूटम, चेक द कलर ऑफ स्पूटम, कि ब्लड कंटेंट तो नहीं है, किस तरह की अपीयरेंस है। तो दिस इज ऑल अबाउट सीओपीडी, एम्फाइसीमा एंड टाइप्स ऑफ एम्फाइसीमा, मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू। कर दो भाई स्टॉप इसे।